गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों मातृ हॉस्पिटल वडोदरा के गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत की बात सपना के साथ में हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में आज हमने एक अलग सा टॉपिक लिया है। उसका नाम है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत सारे इश्तेहार, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे एडवर्टोरियल्स न्यूज़पेपर में, टीवी में, चैनल्स में, यूट्यूब पे सब जगह आप देखते होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है IVF क्या होता है, कितना लंबा चलता है, कितना पेनफुल होता है, कितना खर्चा होता है, क्या IVF में हमारे खुद के अंडे यूज़ होते हैं, IVF के बाद हमारी प्रेगनेंसी में बहुत कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है। तो ये IVF हम लोग कब करते हैं और कब हम लोग एडवाइस करते हैं, कौन सी एज पे हमको नॉर्मली IVF एडवाइस करना चाहिए और एज यंग होना क्यों इम्पोर्टेंट है। आप ये बताओ मेरे को कि IVF में क्या हर बार ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं? क्या IVF के लिए पेशेंट को, कपल को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में? क्या IVF एक ऐसी मैजिक बुलेट है जो हर बार सक्सेसफुल होती है? इस सब टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सपना, क्या होता है ये IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको लोग बोलते हैं? IVF जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब क्योंकि जो चीज़ स्त्री का अंडा और पुरुष का शुक्राणु टेस्ट ट्यूब में मिलते हैं और इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो जो चीज़ हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं हो रही है, बाहर लेबोरेटरी में हो रही है, उसको हम IVF बोलते हैं। तो ये IVF हम लोग कब करते हैं और कब हम लोग एडवाइस करते हैं? मतलब कौन से पेशेंट में सही में ज़रूरत होती है और कौन से पेशेंट में लंबे ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग अब बोलते हैं पेशेंट को कि अब आपको IVF के लिए जाना चाहिए। IVF करने के सबसे कॉमन जो कारण था, जैसे बहुत साल पहले, कि भाई फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ही डैमेज हो चुकी है, ब्लॉक है और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। तो इस तरह के कपल्स को प्रेगनेंसी रुकने का क्या तरीका हो सकता है? तो जिनके दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या डैमेज है, तो वो नंबर 1 रीज़न है IVF करने का। दूसरा, कुछ कपल्स है जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी है, दोनों पार्टनर्स नॉर्मल है, ट्यूब्स नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, और उसके बाद भी ओवेरियन स्टिमुलेशन साइकिल्स या IUI साइकिल्स या IUI फेलियर्स के बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तब हम उनको IVF का सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जैसे कई बार जो पार्टनर में प्रॉब्लम होती है, जिनके स्पर्म काउंट अगर 0 है, तो उनमें हम डोनर स्पर्म का एडवाइस करते हैं। कुछ फीमेल्स है जिनके अंडे खत्म हो गए या एग की क्वालिटी बहुत कम हो गई या एज उनकी बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको डोनर एग की साइकिल बताते हैं। तो इसके लिए अभी हमारा ज़रूरी है कि अगला सवाल ये होना चाहिए कि भाई किस तरह के IVF होते हैं। IVF नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। सेल्फ साइकिल IVF, मतलब जिसमें फीमेल का ही एग लेते हैं और फीमेल का ही स्पर्म लेते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनका AMH कम होता है, एज ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग एग डोनर IVF करते हैं। मतलब फीमेल का एग नहीं होता है, किसी ऐसी यंग फीमेल का एग होता है जिसकी एज 25 से 30 के बीच में हो, उसकी एग क्वालिटी अच्छी हो, उस दूसरी फीमेल डोनर एग का लेते हैं और जो पेशेंट है उसके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करवाते हैं। और तीसरा होता है डोनर स्पर्म IVF, जिसमें पेशेंट के हस्बैंड का स्पर्म्स या तो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और चौथा होता है एम्ब्रियो डोनेशन। एम्ब्रियो डोनेशन मतलब ना तो वाइफ का एग लेते हैं ना फिर हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, क्योंकि दोनों की या तो क्वालिटी ख़राब है या फिर क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग ये वीडियो में सेल्फ साइकिल IVF के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग IVF के बारे में बात करेंगे तो सेल्फ साइकिल ही होगा, मतलब हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग। अच्छा सपना, आप मेरे को ये बताओ कि सेल्फ साइकिल IVF में फीमेल का एज का कितना इम्पोर्टेंस है? कुछ लोग 35-40 साल के बाद भी हमारे पास आते हैं कि सर अब हमारा IVF करो। कौन सी एज पे हमको नॉर्मली IVF एडवाइस करना चाहिए और एज यंग होना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे हमने अपनी आगे वीडियो में बात करी कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है और खास तौर से जब वो 30 साल से ज़्यादा होती है, तो एग का नंबर और एग की क्वालिटी दोनों ही खराब होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो एंटी मुलेरियन हार्मोन करके एक ब्लड टेस्ट होता है, जो हमको ओवेरियन रिजर्व के बारे में आइडिया देता है, और अगर AMH वैल्यूज मोर देन 2 हैं,
2 to 4 के बीच में है तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें हमको IVF साइकिल्स में भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये AMH लेवल्स कम हो रहे हैं, लाइक 1.5 या 1 से कम हो रहे हैं, तब हमको IVF साइकिल्स में भी रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है। रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब उनको इंजेक्शंस दिए जाएंगे अंडा बनाने के, तो या तो उनके अंडे बनते नहीं हैं या अंडे बनने के बाद उनकी क्वालिटी खराब मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग नॉर्मली एक डोनर IVF का एडवाइस करते हैं। तो थोड़ा एक डोनर IVF के बारे में बताएं, कैसी फीमेल होती है और नए ART लॉ के हिसाब से वो डोनर कहाँ से ला सकते हैं हम लोग? पेशेंट खुद ला सकते हैं या IVF सेंटर लाता है डोनर? जी जी, तो आप जो डोनर IVF की डोनर एग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नए ART लॉ के हिसाब से जो कपल्स है उनकी फैमिली का या उनके कोई फ्रेंड या रिलेटिव ही नॉर्मली एडवाइस करा जाता है कि कोई भी हेल्थी यंग फीमेल, इसमें फीमेल का क्राइटेरिया ये है कि उनका 20 to 30 के बीच में अगर एज ग्रुप होगा, क्योंकि वही एज के बीच में फीमेल के जो एग होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं और उनका नंबर भी अच्छा होता है, और वो यंग और हेल्दी होते हैं, तो उनमें और कोई मॉर्बिड कंडीशंस नहीं होती हैं। तो ऐसी फीमेल को वो खुद ला सकते हैं, अपने रिलेटिव फ्रेंड को ला सकते हैं और उनको डोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये बताओ मेरे को कि IVF में क्या हर बार ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं या सिंगल टन प्रेगनेंसी भी हो सकती है? जी, ART सेंटर्स और हॉस्पिटल्स, उनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। आइडियली सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन ट्विंस और ट्रिपलेट्स देखने में आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 100% वो ट्विंस ही होंगे या ट्रिपलेट्स ही होंगे। समटाइम्स 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद भी प्रेगनेंसीज नहीं रहती हैं, समटाइम्स 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद सिंगलटन प्रेगनेंसी ही रहती है। इसलिए IVF क्योंकि पेशेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो प्रिफरेबली अगर 2 ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें से एक भी प्रेगनेंसी रह जाए तो पेशेंट के पास एक हाथ में बच्चा आए, ये हमारा टारगेट रहता है। क्या IVF एक ऐसी मैजिक बुलेट है जो हर बार सक्सेसफुल होती है, या हर वक्त इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है IVF? कितना % सक्सेस चांस है IVF का? टेक होम बेबी रेट क्या है, आइए सपना से जानते हैं। टेक होम बेबी रेट जैसे आपने सवाल पूछा है, तो इट इज़ लाइक 35 to 40%। ऐसा नहीं कि 100% है। कई बार प्रोफेशनल कपल्स बोलते हैं कि अभी हम लोग बहुत बिजी है और क्यों ना हम IVF ही करा लें। होने को तो फर्स्ट साइकिल में भी रिजल्ट मिल जाता है, और नहीं मिलने को बार बार रेकरेंट IVF फेलियर्स के भी केसेस बहुत सारे हैं, और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्हें कई बार IVF कराया और वो फेल हो रहे हैं। इसलिए अप्रोप्रिएटली राइट टाइम पे डिसीजन लेना और केस को चूज करना, दोनों पार्टनर्स को चूज करना और उनको सही टाइम पे गाइडेंस देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब IVF रामबाण इलाज नहीं है हर एक प्रॉब्लम का। यस, IVF एक लास्ट स्टेप है, लेकिन पहले हमको नेचुरल ट्राई करना चाहिए और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक ट्राई करना चाहिए, अनलिमिटेड टाइम तक ट्राई नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या IVF के लिए पेशेंट को, कपल को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में? इसके लिए हमको ये प्रोसेस समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई IVF का प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन नहीं होता है। कोई भी अगर कपल IVF कराना चाहता है तो हम उसका पूरा प्रोसेस उनको समझाते हैं। ये बता दो IVF के स्टेप्स क्या होते हैं? जी, तो IVF के स्टेप्स में हम समझेंगे कि नॉर्मली पीरियड आने के बाद 2nd डे या 3rd डे से हम ओवेरियन स्टिमुलेशन चालू करते हैं फीमेल में। ओवेरियन स्टिमुलेशन का मतलब है अंडा बनाने के इंजेक्शंस। अंडा बनाने के इंजेक्शंस 2-3 प्रकार के होते हैं और उनको 10 से 12 दिन के तक हम देते हैं, और उनका रिस्पॉन्स हम सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से मॉनिटर करते हैं। और एक बार अगर उनके अंडे तैयार हो जाते हैं तो अंडे तैयार होने के लिए उनको ना तो एडमिट होना है और ना ही जॉब से छुट्टी लेनी है। अंडे तैयार हो जाते हैं तब उनको हम ओव्यूलेशन ट्रिगर देते हैं, अंडा छूटने का इंजेक्शन। और अंडा छूटने के इंजेक्शन के बाद हम उनको टाइम देते हैं जब हम उनका ओवम पिकअप के लिए हम उनको बुलाते हैं। ओवम पिकअप एक माइनर प्रोसीजर होता है जिसके लिए उनको 1 दिन लगेगा, सेंटर पे जाना पड़ता है अप्रोप्रिएट टाइम पे। प्रोसीजर तो कुछ बहुत छोटे समय का ही होता है, बट उनको जाना है, आना है, वहाँ रहना है, इसमें उनका हाफ डे जाता है। और ओवम पिकअप के दिन ही हस्बैंड का सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है, और जो अंडे फीमेल के पिकअप हुए उसके साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस चालू करा जाता है। और पहले और आज में डे 3 और डे 5 जो ब्लास्टोसिस्ट हम फॉर्म करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर का हम बताते हैं। तो जैसे आप शॉर्ट में अगर हम समझाने चाहें तो 9 से 12 दिन का उनका स्टिमुलेशन और 5 से 7 दिन का उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस, टोटल 15 से 20 दिन में ये साइकिल पूरी हो जाती है। मेरा अगला प्रश्न यही था कि IVF में कितना लंबा टाइम लगता है। सपना ने बता दिया, लगभग 15 से 20 दिन की साइकिल होती है। कुछ लोगों को डर रहता है कि सर IVF में कोई खतरा तो नहीं है माँ को, क्या IVF सेफ है?
आईवीएफ बिल्कुल सेफ है, लेकिन जैसे थियोरेटिकली हम बुक्स में पढ़ते भी हैं कि जितना ओवरीज को स्टिमुलेशन दिया जाता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन से ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से बढ़ रहा है, जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती है उनको ओवेरियन स्टिमुलेशन दिया ही जाता है। तो नेचुरल ट्रायल में भी वो खतरा बना हुआ है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी देखने में आया नहीं है और आईवीएफ इज सेफ। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, एक कपल आया है, उसका ट्यूबल लाइगेशन हुआ है फीमेल का 8-10 साल पहले। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से बच्चे को कुछ हो गया है, बच्चा एक्सपायर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी कारण से उनको दोबारा प्रेगनेंसी रखनी है। कपल फीमेल की एज लगभग 30-32 साल की है। तो क्या हम लोग, उसके पास ऑप्शन क्या है? क्या उसको डायरेक्ट आईवीएफ का एडवाइस करेंगे, या वो जो बच्चा बंद होने का ऑपरेशन किया था ट्यूबल लाइगेशन, उसको ट्यूबल रिवर्सल का एडवाइस करेंगे? आप क्या बोलते हो? सबसे पहले तो जैसे आपने बोला है कि बच्चा 10-12 साल का है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि फीमेल 35 ईयर से ऊपर है। हाँ, तो 30 to 35 ईयर्स के पहले एज है, तब इसमें दो ऑप्शन है। एक हमको उनका सबसे पहले है ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन, दोनों ही ऑप्शन हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनको डिसाइड करने के लिए बताएंगे, बट दोनों में ही हम उनके कितने रिजल्ट्स मिलने के चांस और कितना खर्चा होगा ये भी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम उनको ऑपरेशन खोलने का अगर हम उनको समझाते हैं, जिसको ट्यूबल रीकैनालाइजेशन सर्जरी बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी करके अगर हम उनका ऑपरेशन खोलने का बोलते हैं, तो उसमें यह है कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तभी हमको पता पड़ेगा कि हम कितना ट्यूब को सक्सेसफुली खोल पाए हैं या हम नहीं खोल पाए, या ट्यूब कितनी डैमेज्ड है। तो दैट इज़ वन। दूसरी बात, कोई भी सर्जरी करेंगे तो उसका खर्चा इसमें एड ऑन होगा, और ऑपरेशन कराने के पहले हमको एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH लेवल्स उनके करा लेना चाहिए। अगर AMH लेवल्स ऑलरेडी 2 से कम है या 1.5 से कम है, तो कई बार नली खोलने के ऑपरेशन के बाद भी अगर उनको है ना प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं और IVF साइकिल्स में भी उनका रिस्पॉन्स कम आ सकता है। तो इसीलिए हमको ये दोनों ही चीज़ें, लेकिन अगर नली का ऑपरेशन कराने के बाद अगर IVF के लिए जाते हैं वो, तो उसमें उनका खर्चा बढ़ जाता है, और उसमें वो नेचुरल ट्राई करते हैं तो उसमें उनका टाइम बिगड़ेगा, उसमें उनका AMH और कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट ऐसा होता है तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग फैक्टर AMH होता है। अगर AMH 2 या 3 से ज़्यादा है तो हम लोग नली खोलने का ऑपरेशन करने के बाद 4 से 6 महीना, साल भर उनको ट्राई करने का बोल सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही AMH 2 से कम है तो वो अगर ऑपरेशन खोलने के बाद भी 4-6 महीना ट्राई करेंगे तो और कम हो जाएगा। इसलिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर्स उनका AMH होता है। कुछ फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है तो उनका AMH अच्छा होता है, तो उनको हम लोग ट्यूबल रिवर्सल सर्जरी का एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट OPD में आके बोलते हैं कि सर हम लोगों को IVF ही कराना है, अगले महीने से चालू कर देते हैं। आपका और हमारा इस बारे में क्या टेक है? जी, अगले महीने से चालू करने पे हम उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट उनको हमको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सबसे पहले उनको खुद मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, और है ना, IVF कोई 100% इलाज नहीं है। ओवरऑल उनको हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस उनके बेसिक प्री कंसेप्शनल विटामिन के बिना IVF करने का कोई मतलब नहीं है। और हम उनको एडवाइस करते हैं एटलीस्ट आप 40 to 60 डेज ये लीजिए, और उसके बाद प्रॉपरली आप IVF को प्लान करिए। बहुत बढ़िया। मतलब प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग वीडियो वाले में जो हमने बताया था, यही सेम चीज़ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में ही करते हैं। मिनिमम 90 डेज़ का हमारा प्री कंसेप्शनल विटामिन होना चाहिए। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। अगले सेशन में हम लोग ओव्यूलेशन, स्टिमुलेशन और oocyte पिकअप के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।